हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम आप कुछ नया सीखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में बैंकिंग संकट, बैंकिंग क्राइसिस इन इंडिया। क्राइसिस से आशय यह होता है कि एक बैंक के ऊपर जो आर्थिक समस्याएं आती हैं, विश्वास का संकट उत्पन्न हो जाता है ग्राहक और बैंक के बीच में। हम लोगों ने बैंक के बारे में डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं, सब चीज़ों के बारे में, बैंक का विकास कैसे हुआ, बैंक और ग्राहक के बीच में क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें आप उसको डिटेल में एक बार और अध्ययन कर लीजिएगा। आपके पुराने वीडियो में मिल जाएगा सारा चीज़। आज हम लोग जो है बैंक और ग्राहक के बीच जो रिलेशन होता है उसमें कहीं न कहीं एक समस्या उत्पन्न होती है, और उस समस्या को लेकर के क्या 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 कितनी पृष्ठभूमि रही है पिछले समय में, वो सारी चीज़ों पे हम लोग आज डिटेल करेंगे। कैसे कैसे भारत में जो है बैंकों का विकास तो हो गया था, ठीक है, उसके बाद ऊपर संकट भी आती रही है बीच बीच में, और वो कौन कौन संकट है, कब कब आई है, इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। हालांकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, लेकिन आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर को हम अगर रैंकिंग प्रदान करें तो ये आप समझ लीजिए कि आपके लिए ये 3 स्टार है। बोर्ड परीक्षा में दीर्घ उत्तरी प्रश्न या लघु उत्तरी प्रश्न इस तरह से ये अवश्य पूछे जाते हैं हर साल। तो आपको इसको है कुछ नहीं, एकदम आसान चैप्टर है, बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स तैयार कर लीजिएगा आराम से इसमें, और बढ़िया से आप लिख सकते हैं। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन जब आता है तो आप जो सारी चीज़ें हम अभी आपको चर्चा करेंगे वो सारी चीज़ें आप उस पर कर लेंगे, डिस्कस लिख लेंगे, तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि भारत में बैंकिंग क्राइसिस इन इंडिया, तो इसके हम लोगों को जो है अब तक 4 संकट आ चुके हैं भारत में। पहला था प्रथम बैंकिंग संकट 1913 से 17 के बीच में। अगर आप इसको ध्यान देंगे तो इस दरमियान ही प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध का काल था ये, और इस समय बैंकों के ऊपर तमाम तरह की समस्याएं आ रही थी, और कुल मिलाकर के उनके नकद कोष की कमी थी, और उनके जो कस्टमर थे उनके भुगतान करने में समस्याएं आ रही थी, उसका आय का स्रोत कम हो गया था, और इन सारी वजहों से जो है लाभ बैंक नहीं कमा पा रहे थे, तो अपने कस्टमर को नहीं दे पा रहे थे। इस तरह से जो है तमाम बैंक उसमें बंद होने की स्थिति में, डूबने की स्थिति में आ गए थे। जिसमें पहला बैंक आपका था 1912 में द पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया, ये असफल हुआ। इस प्रथम बैंकिंग संकट के दरमियान पहला जो बैंक था, ये चूंकि जनरल नॉलेज के हिसाब से लघु उत्तरी निश्चित उत्तरी प्रश्न के लिए आपको महत्वपूर्ण रहेगा। द पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया 1912 में असफल हुआ, और आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि ये 1913 से 17 की बात हो रही है, और ये हुआ है 1912 में। तो मन में प्रश्न आ सकता है, करें तो पहले का है, लेकिन बेटा कोई भी संकट जो है अचानक नहीं होता है, एक उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, और धीरे धीरे तो क्रमशः जो है ये बैंक आपका जो द पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया था ये 1912 में बंद हो गया। और फिर इसी दरमियान जो है यानी कि 13 से 17 के बीच में कुल मिलाकर के आपके 87 बैंक असफल हुए। इसीलिए इसको हम जो है प्रथम बैंकिंग संकट कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो द्वितीय बैंकिंग संकट आपका जो है 1922 में आया था, 1922 में, तथा 1929 से लेकर के 36 तक आपका ये द्वितीय बैंकिंग संकट रहा है। इसकी कारण क्या था? 1922 में जो है 1922 में जो संकट आई थी वो सरकार की मुद्रा संकुचन नीति, सरकार की तरफ से मुद्रा संकुचन की नीति आई थी, यानी कि मार्केट से मुद्रा खींच लेना है, और इसकी वजह से जो है बैंकों के पास क्राइसिस आ गया, उनके पास लिक्विडिटी की कमी आ गई, और सारी पैसा जो है सरकार के संकुचन नीति की तरफ से पैसा बाहर हुआ, तो वो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण जो है वो असफल हो रहे थे, बैंक संकट में जा रहे थे। और फिर जो है आप सबको पता है कि 1929 और 30 में विश्व में महामंदी आया था, जिसको विश्व स्तर पे सबसे बड़ी मंदी मानी जाती है। मंदी से तात्पर्य है कि हर क्षेत्र में विकास अवरुद्ध हो जाना,
कहीं से कोई डिमांड नहीं रहना, मार्केट में डिमांड ही नहीं रहता। जब मांग नहीं होगी तो निर्माण नहीं होगा, नहीं सब चीज़ ठप पड़ गया था। तो और ये जो विश्व महामंदी थी 1929 और 30 की, इसके तहत जो है आपके 481 बैंक असफल हुए। 481 संख्या बहुत बड़ी है, इतनी संख्या में जो है द्वितीय बैंकिंग संकट में आपके असफल हुए थे। इसमें आपको ध्यान देना है कि 1922 में सरकार की मुद्रा संकुचन नीति के कारण संकट आया था, और 1929 से लेकर के 36 तक जो है वो महामंदी के कारण, और उसमें 481 बैंक आपके असफल हुए थे। फिर आगे और बढ़े तो तृतीय बैंक संकट जो आपका है वो 39 से 46 तक, 1939 से लेकर के 1946 तक का आपका एक बैंकिंग संकट होता है। इस समय आपका द्वितीय विश्व युद्ध काल कहा जाता है इसको। दूसरा विश्व युद्ध काल चल रहा था, और जानते ही हैं कि विश्व युद्ध जब चलता है तो तमाम आर्थिक चुनौतियां सामने आती हैं, और इसके कारण जो है बैंक आपके असफल हो रहे थे। और एक चीज और है, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि कहा जाता है कि जब मंदी, यहाँ पे देखें कि मंदी का दौर था तब बैंक असफल हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र में तेजी है, उसके बावजूद जो है आपके बैंक असफल हो रहे थे। यानी कि कुछ और भी कारण थे। हम लोग अभी जब कारणों पर चर्चा करेंगे क्या कारण थे, तो उसमें ये बातें आएंगी कि जब मंदी थी तब भी बैंक असफल हो रहे थे, और जब तेजी आ रही है तब आर्थिक क्षेत्रों में तेजी थी, उसके बावजूद भी जो है ये क्या कारण थे कि असफल हो रहे थे। और इस दरमियान जो है 434 बैंक आपके 434 बैंक असफल हुए। इसी तरह से आगे जब हम बढ़ते हैं तो चतुर्थ बैंक संकट। चतुर्थ बैंक संकट आपका 1947 बोलते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को आपका देश आज़ाद हुआ था, तो देश एक सरकार जा रही थी, दूसरी आ रही थी, यानी कि अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे और इंडियन लोग अपने देश की सत्ता संभाल रहे थे। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी आर्थिक क्षेत्र में, समाज सब जगह, राजनीतिक क्षेत्र में, हर जगह। तो इसके तहत जो है आपके देश में तमाम बैंक असफल हुए। उसका वजह एक और था, देश का विभाजन हुआ था। आप सबको पता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और दो देश बन गए। और इसके कारण जो है आपके दो राज्य, आपके जो पंजाब प्रांत और बंगाल प्रांत, दो भागों में बट गया। पंजाब, आधा पंजाब जो है पाकिस्तान में चला गया, आधा बंगाल जो है आपके पाकिस्तान में चला गया। तो इस तरह से ये जो दो राज्यों के बैंक थे ये बहुत प्रभावित हुए। दो राज्यों के जो बैंक थे अधिक प्रभावित हुए। और इस दरमियान जो है यानी कि 1947 का जो बैंकिंग संकट था उसमें जो है आपके 30 बैंक प्रभावित हुए। ये तो होगा आपका। अब अगर हम यहाँ पे एक और बात कर लें थोड़ा सा, तो आपके वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान में अगर आप बात करेंगे तो अभी कुछ दिन पहले जो है आप उसे भी पढ़ते होंगे अखबारों में और जगह की, बैंकों का एनपीए बढ़ जाने के कारण जो है बैंक अभी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार उनकी आर्थिक मदद कर रही है, आरबीआई उनका मदद कर रहा है ताकि वो उस संकट से उबर सके। और इसी बीच जो है अभी साल भर 6 महीना पहले जो है महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक एक था, उसमें संकट आ गया था। उसमें कस्टमर को पहले शुरू में कह दिया गया था कि अचानक से भगदड़ मच गई थी, लोग पैसा निकालने जा रहे थे तो कहा गया कि ऐसा ठहर जाओ, 2-2 हज़ार रुपये निकालना था। बाद में धीरे धीरे और बढ़ाया गया। तो एक अलग तरह का संकट उस पर आया था। और फिर एक यस बैंक था, उसमें भी आया था। तो वर्तमान में आप जो है इस चीज़ों को अखबारों से और अन्य जगहों से इकट्ठा करके, नहीं मैं आपको मैटर दूंगा उस जगह से, इसको थोड़ा सा आप अगर लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन और अच्छा हो जाएगा और एग्जामिनर आपको और अच्छा बेहतर नंबर देगा। तो आपने ये तो आपके सिलेबस के अनुसार चल रहा है कि आपने प्रथम बैंकिंग संकट, द्वितीय बैंकिंग संकट, तृतीय संकट, चतुर्थ, और इसमें से आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी आता है, पूछ सकता है प्रथम बैंकिंग संकट कब से कब तक था, द्वितीय बैंक कब से कब था, या तृतीय, इस तरह की चीजें। तो आप ये चीजें सब जो है इसको अपने उस हिसाब से तैयार करेंगे। और वर्तमान में कुछ चीजें हैं, आप उसको अपने क्वेश्चन अगर इंक्लूड कर लेते हैं, पीएमसी हो गया आपका, पीएमसी बैंक या एस बैंक, तो इन सब चीज़ों को अगर डाल देते हैं तो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन और ग्लो करने लगेगा और बेहतर परफॉर्मेंस आपका उसमें आएगा। तो ये सब सारी इतिहास हो गई कि बैंकिंग संकट कब कब हमारे देश में आया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका कारण क्या था,
यानी कि बैंकों के ऊपर ये जो संकट आया, इसका वजह क्या थी। तो कारणों पर अगर चर्चा करेंगे तो बैंकिंग संकट के जो कारण थे उसमें पहला आता है आपका बैंकिंग सिद्धांतों का उल्लंघन। जब जब भी आप नियमों का उल्लंघन करते हैं आप समस्या में अवश्य आएंगे। तो वही चीज़ है कि जो बैंक लोगों ने स्थापित किया था निजी क्षेत्र से में लोग करते थे, तो उसके वजह से जो है बैंकिंग इन्होंने तमाम अन्य कारणों से लाभ कमाने के उद्देश्य से या कुछ लोगों को वो लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सिद्धांतों का उल्लंघन करते थे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बैंकों की निवेश की नीति क्या होनी चाहिए, बैंक जो ऋण देते हैं ऋण के लिए किन किन जमानत की क्या स्थिति पड़ती है, ये सारा डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है और सारे वीडियो हमारे उपलब्ध हैं। आप उसमें से जा करके पूरा पढ़ करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या क्या है। तो जब आप मान लो कि ऋण देने में या निवेश करने में नियमों का पालन नहीं करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बैंक को उसमें नुकसान होगा और नुकसान होगा तो वो घाटे में जाएंगे और क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगा। तो पहला आपका है सीधे कि जब बैंकिंग सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है तब ऐसी स्थिति में बैंक संकट में आ जाता है, बैंकिंग संकट उत्पन्न हो जाती है। आगे आपका आगे दूसरा पॉइंट है बैंकों की संख्या में असाधारण वृद्धि। ये असाधारण वृद्धि हो गई, यानी कि लोगों ने भेड़ चाल एक सुने होंगे कि बैंकिंग सेक्टर में लाभ हो रहा है, सब लोगों ने अपना जो है बिजनेस, जो अन्य क्षेत्र में बिजनेस करते थे, कपड़ा व्यापारी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले हैं, अन्य जो भी लोग थे उन्होंने भी बैंकिंग सेक्टर अपना हाथ आजमाना शुरू किया। और चूंकि ये निजी क्षेत्रों में था उस समय तो लोगों ने बैंक अपना खोलना शुरू कर दिया और उनके पास बैंकिंग अनुभव नहीं थे या उसकी सिद्धांत का जानकारी नहीं थी या उस बिजनेस को कैसे किया जाता है इसकी जानकारी न होने के कारण या उसकी जानकारी लिए बगैर ही जो है उन्होंने बैंक खोला। और चूंकि जब आपके पास टेक्निकली कि आप कमज़ोर हैं या आपको सारी चीज़ें उसका नहीं पता है तो स्वाभाविक सी बात है आप घाटे में जाएंगे और इस तरह से आपको नुकसान होगा। फिर आगे आपका है नगद कोष की कमी। बैंकों के पास उस समय जो है उस दौर में जो संकट आई है, जब जब कोष कमी होता है यानी लिक्विडिटी की कमी आने पर वो संकट में चले जाते हैं। क्योंकि जब एक कस्टमर आता है और उसने अपना पैसा उसमें जमा किया है और वो चाहता है कि जब हमको जरूरत पड़ेगी बैंक हमको दे देगा, अगर बैंक उसको देने में असमर्थ होता है तो उसका एक अविश्वास आता है और वो सारा पैसा उसमें से विड्रॉल करने लगता है और एक तरह से ये लहर चलने लगती है। एक व्यक्ति इस तरह से मार्केट में पूरा फैल जाता है कि यह बैंक डूबने वाला है और इस तरह से जो है क्राइसिस उत्पन्न हो जाते हैं। आगे है जमाओं पर ऊंचा ब्याज दर। चूंकि ढेर सारे बैंक खुल गए थे, बैंकों की संख्या अधिक हो गई थी तो लोगों को आकर्षित करने, कस्टमर को अपने पास पकड़ने के लिए ऊंचे ब्याज दर का जो है लालच दिए। अगर मान लीजिए आपने बैंक जब नॉर्मल तौर पे आप किसी बैंक ने कहा कि 5% का हम ब्याज दे रहे हैं, आपने कहा नहीं मैं 6% का दूंगा, 7% का दूंगा, इस तरह से आपने लालच दे दिया तो आपको क्या होगा कि 2% जो आपका एक्स्ट्रा बन रहा है इसको अर्न करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना होगा जहां से हमको अधिक लाभ कमाएं तो हम अगले अपने कस्टमर को उसको दे पाएंगे। तो इस चक्कर यानी ऊंची ब्याज दरों को भुगतान करने के चक्कर में बैंक अनाप शनाप जगह पर निवेश करते थे और उनके लिए समस्या का कारण बन जाता था, उनका पैसा डूब जाता था। तो इस तरह से ये संकट आए। अब कुशल प्रबंधन बात हो चुकी है, बड़ी संख्या में लोगों ने लालच में आकर के बैंक खोला और उनके पास वो क्षमता थी नहीं, इस कारण से बैंक डूब गया। सट्टे व्यवसाय में धन लगाना, यानी यही कहा कि ऊंची ब्याज दरों देना है हमको, हमने पैसा लिया अब हमको उनको पैसा ब्याज दर देना है, ऊंचा ब्याज देना है। लेकिन तब क्या करेंगे, हम कहीं पैसा लाएंगे तो इसी में आनंद फानंद में जो है बिना मार्केट के अध्ययन किए हुए सट्टे व्यवसाय में कहीं धन लगा देते हैं और वो डूब जाता है, डूब जाएगा तो फिर मैं दे नहीं पाऊंगा। तो इस तरह से बैंक जो है, और वही फिर यही चीज आगे भी इसी से जुड़ा हुआ है दोषपूर्ण निवेश नीति, यानी कि आपके बैंक में जो पैसा आया उसको आपने कायदे से निवेश नहीं किया। जब निवेश नहीं करेंगे तो लाभ नहीं पाएंगे, लाभ नहीं पाएंगे तो दे नहीं पाएंगे, इस तरह से घाटे होते चले जाएंगे। फिर आगे है संचालकों द्वारा निजी स्वार्थ हेतु धन का प्रयोग, यानी कि जो बैंक संचालक थे वो, जैसे मैंने कहा कि तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले, बिजनेस करने वाले बैंक खोल लिए, कपड़ा व्यापारी बैंक खोल लिए, यानी अन्य क्षेत्र वाले जो थे उन्होंने बैंक खोल लिया। अब उनके पास जो पैसा आया वो उस पैसे को खुद के लिए लगा लिए, खुद अपने व्यवसाय में लगा लिए, आपका व्यवसाय भी डूबा, आप बैंक भी डूबा। इस तरह से, जबकि ये होता है कि कभी भी बिजनेस का पैसा निजी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, ये बिजनेस का नियम है।
लेकिन उन्होंने किया, उसका लाभ यह हुआ, इसका परिणाम यह निकला कि बैंक क्राइसिस में चले गए। बैंकों की छलपूर्ण नीति रहती थी, वो कपटपूर्ण नीतियां बनाते थे जिससे कस्टमर में अविश्वास पैदा हो जाता था और वो बैंक से दूर भागने लगे। पारस्परिक गला काट प्रतियोगिता, गला काट प्रतियोगिता कहता है कि जब बैंकों की संख्या अधिक हो जाएगी तो मार्केट में कई जगह बैंक तो लुभाने के लिए, अपने कस्टमर को लुभाने के लिए तमाम तरह की चीज़ें प्रस्तावित करेंगे और उसके तहत जो है अंत में जाकर के वही उनके लिए बुरा हो जाता है। तो एक बैंक दूसरे बैंक से आगे निकलने के लिए अस्वस्थ प्रतियोगिता करने लगते हैं और जिसका परिणाम यह होता है कि वो बैंक क्राइसिस में चला जाता है। आगे है आपका अंशधारियों की अज्ञानता एवं अरुचि। जो बैंक के शेयर होल्डर्स थे उनकी उस बैंकिंग बिजनेस में अरुचि हुआ, कोई जानकारी भी नहीं थी, वो तो उनके पास पैसा था, उन्होंने बैंक में लगा दिया और फिर वो उनको ये नहीं जानकारी था कि ये बैंक जब लाभ कमाएगा तो मुझे लाभ मिलेगा। ये सारी चीजें पे वो ध्यान ही नहीं देते थे। इस तरह से जो है बैंक इन सारी पॉइंट्स को लेकर के बैंक क्राइसिस में चले गए, संकट में चले गए। आगे और भी पॉइंट्स है, जैसे कि अब मान लीजिए उस समय केंद्रीय बैंक का अभाव था, यानी इन बैंकों को जो निजी क्षेत्र में बैंक खुले थे, व्यवसायिक बैंक थे, उनको नियंत्रण के लिए कोई सेंट्रल बैंक नहीं था, कोई भी एक नियंत्रक एजेंसी नहीं थी, जिसके कारण जो है ये संकट में गए। समुचित बैंकिंग विधान का अभाव था, यानी कि कोई भी बैंकिंग कानून नहीं था कि जाके जो इन बैंकों को नियंत्रित कर सके, तो इस चीज की कमी थी। और सरकार का हस्तक्षेप का अभाव था। ये 3 पॉइंट जो है सरकारी क्षेत्र की तरफ से अभावग्रस्त था, इसलिए जो है बैंक संकट में, यानी कि केंद्रीय बैंक का अनुभव महसूस किया जाने लगा। समुचित बैंकिंग विधान का अभाव था, कोई भी कानून नहीं थी बैंकिंग, और सरकार निष्क्रिय पड़ी थी, उसने बैंकिंग सेक्टर में कोई हस्तक्षेप नहीं किया करती थी। इस तरह से जो है बैंकिंग इन पॉइंट्स से जो है बैंक आपके संकटग्रस्त हो गए। तो आपको जब भी परीक्षा में आएगा तो आएगा कि बैंक के संकट कौन कौन से थे, कब हुए और उसके कारण क्या थे, और कारण के बाद फिर उसका प्रभाव क्या पड़ा, इन वजह से प्रभाव क्या पड़ा। तो प्रभाव पे आते हैं। प्रभाव में क्या है कि जनता में अविश्वास की भावना का जन्म हो गया, यानी कि बैंकिंग से क्षेत्र से उनकी अरुचि हो गई। वो बैंक में कहे कि पैसा वहां लगाने से अच्छा घर में रखो, किसी और को दे दो, कुछ और कर लो, लेकिन बैंक में पैसा न लगाओ क्योंकि वो पैसा हमारा डूब जाएगा। बैंक बंद हो रहे थे तमाम संख्या में, आपने देखा ही है किस संख्या में आपका बैंक डूब रहा था। अब आगे था कि दूसरा पॉइंट था कि दूसरा कारण प्रभाव क्या पड़ा, बैंकिंग क्षेत्र का विकास रुक गया। यानी कि जब ये क्राइसिस संकट आने की वजह से जो बैंक बंद हो रहे थे, लोगों के अंदर अविश्वास का भावना जन्म ले लिया, तो इसके कारण क्या है, बैंकिंग क्षेत्र जो विकसित होना चाहिए था उसका, क्योंकि व्यवसाय हम लोग सब लोग पढ़ चुके हैं कि व्यवसाय का धड़कन होता है आपका बैंक, उसमें एक रक्त संचार करता है बैंक, तो वो रुक गया। एक तरह से जो है आर्थिक गतिविधियां आपकी रुक जा रही हैं। बिना बैंक आज कल्पना भी नहीं कर सकते कि बैंक अगर ना हो तो हम लोग कितनी आर्थिक गतिविधियां रुक जाएंगी। फिर आगे आकर के अगला प्रभाव क्या पड़ा, आरबीआई का जन्म हुआ। सब लोग जानते होंगे 1935 आरबीआई का जन्म हुआ। यानी कि केंद्रीय बैंक का जो अभाव था, इस अभाव को पूरा किया गया, आरबीआई का जन्म हुआ। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 आया, यानी एक समुचित बैंकिंग विधान का अभाव था वो आ गया, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 बन गया। आगे सरकार का जो हस्तक्षेप नहीं था, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण आगे चल करके बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस तरह से आप देखेंगे तो ये सारा चीजें प्रभाव पड़ा। और अब इन कारणों से, जैसे कि आरबीआई का जन्म होना, बैंकिंग कंपनी आ जाना और राष्ट्रीयकरण से, इससे क्या है कि जनता में एक विश्वास का भावना जन्म हुआ और आगे चल के जो है बैंक विकसित होने लगे, काफी आगे चल कर उनका बैंकिंग सेक्टर का विकास हुआ। वर्तमान में भी अगर देखेंगे तो आपके बैंकों के ऊपर समस्याएं हैं, लेकिन इसीलिए सरकार आरबीआई बैंकों के लिए आगे आ रहे हैं और आर्थिक मदद दे रहे हैं ताकि वो स्टेब्लिश रहें और वो लोग ग्रो करें। नहीं तो बैंकिंग सेक्टर डूबेगा तो आपके व्यवसाय में भी असर पड़ेगा, बिजनेस में भी असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आज हम लोगों ने
भारत में बैंकिंग संकट पर चर्चा किया और चार बैंकिंग संकट आ चुके हैं और उसके क्या क्या कारण थे, उन बिंदुओं पर चर्चा हुई, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये हुआ। आप इन सारी चीज़ों को पढ़िएगा और ये मान के पढ़िए कि ये अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से जो है आपको परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं और बोर्ड परीक्षा में के लिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।